Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we are going to discuss the second part of the second chapter of Fundamental of Nursing 1. रोल ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स यानी एक प्रोफेशनल नर्स की रोल्स जो है वो किस तरह है। रोल की हमने जो बात की ऊपर कि रोल जो है वो किसी बंदे से उसकी पोजीशन और उसकी स्टेटस पे हम उससे जो बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, उससे जो स्किल्स की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम उसको कहते हैं रोल। तो हॉस्पिटल में अभी तक तो हमने ज़्यादातर जो सुना है एज ए केयर गिवर रोल के हवाले से नर्सिस को हम जानते हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ को केयर प्रोवाइड करते हैं, मरीज़ की मेडिकेशंस करते हैं। लेकिन उसके हवाले से एज ए प्रोफेशनल नर्स जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा रोल है, जो है वो हॉस्पिटल के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर। और उसमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो है एज ए केयर गिवर रोल। इसके बाद काउंसलर रोल, एज ए टीचर रोल, क्लाइंट एडवोकेट, इसके अलावा चेंज एजेंट्स, कम्युनिकेटर, टीम मेंबर्स, रिसोर्स पर्सन, लीडर्स और उसके अलावा डिसीजन मेकर। तो मल्टीपल ये रोल जो है वो हम परफॉर्म करा सकते हैं इनसाइड द हॉस्पिटल, आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, इन द हेल्थ केयर सिस्टम। तो सबसे पहला जो हमारा मेजर रोल है उसको हम कहते हैं रोल एज ए केयर गिवर। यानी एज ए केयर गिवर जो हमारा रोल है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे विजिबल्स है और कम्युनिटी के साथ जो है वो डायरेक्टली लिंक है। तो एज ए केयर गिवर रोल का मतलब है, अगर हम ऑर्डिनरी बात करें इसी तरह, तो एज ए केयर गिवर रोल का मतलब है कि हम मरीज़ को केयर प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह देखिए घर के अंदर एक बंदा बीमार हो जाए तो घर के मेंबर जो है उसको खाना पीना, उसकी हाइजीन का ख्याल घर वाले रखते हैं। इसी तरह अगर एक मरीज़ बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह उसके घर वाले घर के अंदर उसकी जो है वो केयर करते हैं, तो इसी तरह मरीज़ के अंदर हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ के लिए हमने वो काम करना है, तो उसको हम कहते हैं एज ए केयर गिवर रोल। यानी द केयर गिवर इज़ द रोल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नर्सिंग बाय द जनरल पब्लिक। यानी ये वो रोल है जो कि सोसाइटी के ज़्यादातर लोग हमसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, या जो जनरल पब्लिक्स की जो ओपिनियंस है हमारे मुताबिक, वो ये है कि नर्सिस विल बी अ केयर गिवर। और केयर गिवर का मतलब ये ना कि मरीज़ जो भी काम पहले वो खुद करता था, जब वो बीमार हुआ, व्हेन ही और शी बिकम्स इल डिजीज़, तो उसके बाद वो नहीं कर सकता था। इन द रोल ऑफ केयर द नर्स प्रोवाइड डायरेक्ट केयर व्हेन क्लाइंट आर अनएबल टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी जितने भी देखिए बेसिक नीड्स होते हैं ना ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिस तरह टॉयलेट जाना, वॉशरूम जो है वो जाना, इसके अलावा खुराक खाना, पोजीशन चेंज करना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, तो ऑल दीज आर द बेसिक नीड्स। जब बंदा जो है बीमार नहीं था तो वो सारे नीड्स खुद कंप्लीट करता था, बट जब वो बीमार हुआ तो इसके बाद हम उसको ये नीड्स जो है हम प्रोवाइड कर लेते हैं। दिस इंक्लूड्स फिजिकल नीड्स विच कैन रेंज फ्रॉम टोटल केयर टू हेल्पिंग अ पेशेंट विद इलनेस, प्रिवेंशन, कंप्लीटली डिपेंडेंट, पार्शियल डिपेंडेंट, सपोर्टिव, एजुकेटिव। अब देखिए जो नीड्स होते हैं ना, फिजिकल जितने भी नीड्स होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ना कंप्लीटली डिपेंडेंट। यानी कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं ना कि वो एक नर्स के ऊपर, हमारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह स्ट्रोक के पेशेंट्स होती है, पैरालाइज्ड पेशेंट, कोमा के पेशेंट्स होती है, ब्रेन डेथ के पेशेंट्स होती है। कुछ लोग जो है वो पार्शियल डिपेंडेंट्स होते हैं, यानी फिजिकल नीड्स के हवाले से पार्शियल। जिस तरह ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट्स होती है ना, जिस तरह हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, मेडिकल वाले पेशेंट्स होती है। कुछ लोग सपोर्टिव जो है एजुकेटिव्स होते हैं। यानी मतलब है ना उसकी नीड्स वो खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं, जस्ट वी गिव सपोर्ट, जस्ट वी गिव एजुकेशन रिगार्डिंग टू देयर नीड्स एंड देयर हेल्थ, तो वो खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो नीड्स जो है ये उसकी हम हेल्प भी कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप को डिजीज़ से जो है वो प्रिवेंट करे, अपने आप को फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशन से जो है वो प्रिवेंट करे। तो उस रोल को हम कहते हैं एज ए केयर गिवर रोल। दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल ऑफ द नर्स। अब देखिए जितने भी एज ए केयर गिवर रोल है हमारा एज ए नर्स, वो होलिस्टिक्स होनी चाहिए। होलिस्टिक का मतलब ये कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कम्प्रिहेंसिव का मतलब ये ना, वी मस्ट ऑब्जर्व ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। यानी पेशेंट की सोशल, पेशेंट की इमोशनल, पेशेंट की साइकोलॉजिकल, पेशेंट की फाइनेंशियल जितनी भी नीड्स है उसको हमने कंप्लीट कराना है, और उसके मुताबिक हमने उसको केयर प्रोवाइड करना है। तो दिस केयर विल बी कॉल्ड अ होलिस्टिक केयर। अब देखिए होलिस्टिक केयर एम्फेसाइज्ड दैट द होल पर्सन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर पार्ट्स। यानी होलिस्टिक केयर का मतलब ये ना कि हमने एक मरीज को उसके पार्ट से ज़्यादा हमने उसको कंप्लीट पर्सनैलिटी, उसकी कंप्लीट जो सिस्टम्स होते हैं उसके ऊपर हमने फोकस करना है। यानी जिस तरह मैंने बात की कि मरीज़ की हर एक चीज़ को हमने देखना है। जस्ट ये नहीं कि मरीज़ एक बीमार है, किसी ऑर्गन के अंदर उसका कोई प्रॉब्लम्स है और हमारा मेन फोकस जस्ट उस प्रॉब्लम्स के ऊपर हो। नो, हमारा फोकस मरीज़ की कंप्लीट हर एक एस्पेक्ट के ऊपर होनी चाहिए। दिस मीन्स that the nurse also address psychosocial, developmental, cultural and spiritual needs। यानी मतलब ये ना कि मरीज़ की जो भी साइकोसोशियल्स है, साइकोसोशियल मरीज़ की
जितनी भी सोसाइटी के साथ जो रिलेटेड उसकी नीड्स है उसको भी हमने एड्रेस करना है, उसके जो डेवलपमेंटल्स है, उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ जो नीड्स उसके रिलेटेड है उसको भी हमने कल्चरल एंड स्पिरिचुअल, क्योंकि डिफरेंट मरीज होते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं, कल्चर जो है कुछ डिफरेंस होते हैं या कुछ स्पिरिचुअल उसकी जो स्पिरिचुअलिटीज़ होती है, उसकी जितनी भी ट्रस्ट वगैरह होती है वो डिफरेंट होती है। तो मतलब हर एक चीज़ को हमने देखना है, कल्चर डिफरेंसेस, डेवलपमेंटल, साइकोसोशल, स्पिरिचुअल जितनी भी नीड्स है मरीज़ की, हमने उसको देखना है, हमने उसको जो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। द रोल ऑफ केयर गिवर इंक्लूड ऑल द टास्क and skills that were associated with nursing care but also include the other element that make up the whole person। यानी देखिए एज ए केयर गिवर जो हमारा रोल है वो जितनी भी हमारी नर्सिंग केयर है, हमारी जितनी भी नर्सिंग स्किल्स है, इसको परफॉर्म करना, उसको कंप्लीट करना, पेशेंट जो है उसके ऊपर अप्लाई करना, तो ये हमारा रोल है एज ए केयर गिवर। इसके अलावा भी उसके कुछ एलिमेंट इस तरह है कि वो हम ज़्यादातर जो है वो डायरेक्टली मरीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं करते, बट सम केसेस के अंदर वो भी हमें ज़रूरी है, हमें उसको भी अप्लाई करना जो है वो मरीज़ के ऊपर ज़रूरी है। तो अगर हम इसी तरह का केयर प्रोवाइड करें तो उस केयर को हम कहते हैं होलिस्टिक केयर, जिसमें हमने मरीज़ की हर एक एस्पेक्ट को हमने देखना है। इसके बाद है रोल एज ए काउंसलर। काउंसलर का मतलब ये ना मरीज को काउंसल करना, यानी काउंसलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिक्स और सोशल प्रॉब्लम। यानी काउंसलिंग जो है ये वो मैकेनिज्म्स है जिसमें हम एक मरीज की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रेस को, जितनी भी साइकोलॉजिक्स, उसने जितनी भी उसकी माइंड के अंदर स्ट्रेस वगैरह होती है ना किसी प्रॉब्लम्स के हवाले से, उसको हम रिकॉग्नाइज़ करें और उसके बाद हम उसकी हेल्प करें, हम उसको ट्रेंड करें ताकि वो अच्छे तरीके से उसको कोप करे, अच्छे तरीके से उसको हैंडल करे। तो उस मैकेनिज़्म्स को हम कहते हैं काउंसलिंग। यानी मरीज़ की साइकोलॉजिक प्रॉब्लम्स की रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेबिलिटी और इसके बाद मरीज़ को प्रिपेयर करना कि वो उस स्ट्रेसर्स को, उस साइकोलॉजिक प्रॉब्लम्स को किस तरह कोप करे, किस तरह उसको डील करे, इसको हम कहते हैं काउंसलिंग। अब देखिए जितने भी मरीज़ होते हैं ना, जो टर्मिनल केसेज़ होते हैं, जो जो बिल्कुल लास्ट स्टेज जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना, क्रॉनिक्स पेशेंट्स जितने भी होते हैं, वो अक्सर जो है वो साइकोलॉजिक प्रॉब्लम्स के साथ हो, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं एक एग्जांपल दी, लेट्स सपोज जितने भी पेशेंट्स हम देखते हैं ना एचआईवी एड्स के साथ, तो सबसे ज़्यादा वो साइकोलॉजिक जो है वो टेंशन्स के साथ होते हैं, क्योंकि सोसाइटी से वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं, इसके अलावा लोगों का कनेक्शन उसके साथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो मरीज़ खुद के ऊपर जो है वो सोचता है। तो अगर हमने उसको काउंसलिंग करना है, हमने उसको काउंसल करना है, उसको हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराना है ताकि वो अपना लाइफ वो अपना लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से उस बीमारी के साथ जो है वो गुजार दे। When acting as a counselor, the nurse assist client with problems identification and resolution। यानी अगर हम एज ए काउंसलर रोल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमने एक पेशेंट को असिस्ट करना है और उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसकी रिजोल्यूशंस के लिए हमने जो है वो काम करना है, यानी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, दैट्स इंपॉर्टेंट। The counselor facilitate client action and does not tell client what to do, but assist client to make their own decision। यानी एज ए काउंसलर जो हमारा रोल है, हमने क्लाइंट की एक्शंस को फैसिलिटेट करना है, हमने मरीज के ऊपर अपनी डिसीजन इम्पोज नहीं करना है, बल्कि हम मरीज जो है, पेशेंट जितने भी होते हैं, उसकी हिडन जितने भी उसकी थाट्स होती है उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं और उसमें हम मरीज को उसकी अपनी चॉइस के अंदर हम उसको डिसीजन देते हैं। यानी हम अपना डिसीजन उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि मरीज़ की प्रॉब्लम्स डिटरमाइन करते, मरीज़ की जितनी भी जो है वो इनकम्प्लीट थाट्स होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में होते हैं, उसको हम डिटरमाइन करके इसके बाद मरीज़ को हम उसी में से कोई ऑप्शन, कोई डिसीजन जो है वो दे सकते हैं। काउंसलिंग इज डन टू हेल्प क्लाइंट इंक्रीज देयर कोपिंग स्किल। कोपिंग स्किल्स का मतलब ये है ना, बीमारी के साथ, स्ट्रेस के साथ किस तरह डील करना ताकि अपनी लाइफ जो है वो अच्छा आसानी से जो है वो गुजार सके और मरीज़ के अंदर एडॉप्टेशंस आ जाए। तो काउंसलिंग मरीज़ की कोपिंग स्किल्स को इन्हांस करता है। जिस तरह अक्सर हम देखते हैं ना, कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं, वो हमें डिसीजंस देते हैं, हमें काउंसल करते हैं और इसके बाद जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे लिए लाइट जो है वो बन जाता है। इसके बाद है यानी रोल एज ए काउंसलर अगेन, क्लाइंट आर फ्रीक्वेंटली काउंसल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। जितनी भी स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें हम मल्टीपल टाइम जो है वो एक क्लाइंट को, एक पेशेंट को हम काउंसल कर लेते हैं, हाउ टू डील विद क्रॉनिक कंडीशन। ये चीज़ जितनी भी क्रॉनिक्स कंडीशंस होती है ना, जिस तरह मैंने बात की ना, एड्स है, कैंसर की लास्ट स्टेजेस है, इसके अलावा ग्रीफ एंड बिरीवरमेंट, ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे FON2 के अंदर। जितनी भी ग्रीफ होते हैं, जितनी भी सैडनेस होते हैं, बिरीवरमेंट, द लॉस ऑफ एनीवन,
और आफ्टर दैट जो इंसान को स्ट्रेस वगैरह होती है ना, तो किस तरह उसके साथ डील करना है। यानी जिस तरह अक्सर हम देखते हैं ना, किसी की नियर वन डियर वन जो है वो वफ़ात हो जाए, तो उसके बाद उस बंदे को साइकोलॉजिकली स्ट्रेस होता है। तो हम उसको काउंसल्स कर लेते हैं, हम उसको दिलासा देते हैं ताकि वो मेंटली रेडी हो जाए और वो उस कोपिंग को अच्छी तरीके से मैनेज करे। इफेक्टिव काउंसलिंग इज़ होलिस्टिक, यानी काउंसलिंग होलिस्टिक होनी चाहिए। यानी काउंसलिंग के अंदर मरीज़ की हर एक एस्पेक्ट को हमने डिस्कस करना है। यानी काउंसलिंग के अंदर मरीज़ को हमने रिलीजियस टच भी देना है, मरीज़ को हमने थोड़ा-सा सोशल टच भी देना है, यानी होलिस्टिक्स होनी चाहिए। In that, it address the individual emotional, psychological, spiritual and cognitive dimensions. यानी जब हम एक मरीज को काउंसल्स करेंगे तो उस काउंसलिंग के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस वी मस्ट इंक्लूड, जिसके अंदर कॉग्निटिव्स होनी चाहिए। मरीज की जहन को भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अगर हम उसको काउंसल कर रहे हैं, हम जो सेंटेंस जो हम आइडिया उसके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि मरीज़ उसको पिकअप कर सकते हैं नहीं, उसकी स्पिरिचुअलिटी को भी देखना चाहिए कि मरीज़ रिलीजियस या नहीं है, साइकोलॉजिकल उसकी मेंटेलिटी को भी देखना चाहिए, इमोशनल जो है, हर एक डायमेंशंस को हमने देखना चाहिए। एंड वी मस्ट इंक्लूड ऑल दिस डायमेंशन द पार्ट ऑफ आवर काउंसलिंग। और अगर हम इसी तरह का काउंसलिंग मरीज़ को दे दें तो वो काउंसलिंग एक होलिस्टिक काउंसलिंग होगा, वो एक इफेक्टिव काउंसलिंग होगा और मरीज़ के प्रॉब्लम्स, मरीज़ की स्ट्रेस मैनेजमेंट में वो एक फ्रूटफुल जो है वो साबित होगा। इसके बाद है रोल एज अ टीचर। यानी टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर टू प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेशन टू मेक बिहेवियरल चेंज। यानी टीचिंग जो है ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक टीचर अपनी स्टूडेंट के साथ जो है वो अपनी थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशंस, अपना नॉलेज जो है वो शेयर कर लेते हैं और उसी नॉलेज और उसी इंफॉर्मेशन की वजह से स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आ जाता है। अब देखिए, टीचिंग का ये मतलब नहीं है कि हम किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर जो है वो हम एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट नर्स को जो है हम उसको टीच कर सकते हैं। नो, हम मरीज़ को हॉस्पिटल के अंदर भी टीचिंग दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं। मरीज़ को अच्छी तरीके से किसी प्रोसीजर के हवाले से हम उसको टीचिंग दे सकते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीचिंग की वजह से मरीज़ की बिहेवियर में कोई चेंजेस आ जाए। इसके बाद है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन विद अ रिजल्टेंट चेंज इन बिहेवियर। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना लर्निंग, लर्निंग का मतलब यह है कि अगर हम एक बंदे को कुछ सिखा दे, हम एक बंदे को कुछ चीज़ जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर दे और इसके बाद उसकी बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं, हम उसको टीचिंग के साथ एसिमिलेट करें, हम उसको जो है कंपेयर करें और इसके बाद अगर हमें पता चले कि उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आया हुआ है तो हम कहते हैं कि उस बंदे ने लर्न किया हुआ है। यानी लर्निंग इज नॉट ओनली द गेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी जस्ट इंफॉर्मेशन को गैदर करना, जो है उसको हाइपोकैम्पस के अंदर जो है वो स्टोर करना, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग का ये मतलब ये है कि लर्निंग की वजह से एक पेशेंट्स के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर उसकी जो बिहेवियर्स होती है, उसकी बिहेवियर के अंदर जो है वो चेंज आनी चाहिए। अगर चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि उस बंदे ने वो चीज़ जो है वो लर्न किया हुआ है। इसके बाद टीचिंग इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ नर्सिंग। ये नर्सिंग का एक लाज़मी हिस्सा है। टीचिंग जो है वो नर्सिंग के अंदर एक फंडामेंटल पार्ट है, उसका एक इंट्रिंसिक, एक जो है वो एसेंशियल पार्ट है। टीचिंग जो है वो हम कम्युनिटी में भी एक बंदे को दे सकते हैं, एक पेशेंट्स को दे सकते हैं। जिस तरह नर्सिंग की डेफिनेशन भी में भी हम जो है वो बात करते हैं कि हमारे डिफरेंट जो है वो रोल्स है। एज़ ए इंडिविजुअल, एज़ ए ग्रुप, एज़ ए फैमिली, एज़ ए कम्युनिटी जो है वो हम हॉस्पिटल के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो है वो इसी तरह किसी जो है वो टाउन के अंदर हम मरीज़ को जो है वो टीचिंग कर सकते हैं। इसी तरह किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज के अंदर भी हम मरीज़ को कुछ सिखा सकते हैं। बोथ क्लाइंट एंड नर्स कैन लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी इनकाउंटर्स विद ईच अदर। यानी जब एक मरीज़ और एक नर्स जब आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। यानी नर्स को उस पेशेंट से एक्सपीरियंस मिलता है और उस पेशेंट को नर्स से इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। टीचिंग बाय नर्स कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटेंशनल एंड इंसिडेंशियल। यानी जो टीचिंग्स है ना, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं ना, जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं। ये इनफॉर्मल भी हो सकती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी कम्युनिटी में किसी बंदे को कुछ सिखा दें। इंटेंशनल भी हो सकती है, यानी कसदन आप किसी को जो है एक चीज़ जो है वो सिखा दें। और इंसिडेंटल भी हो सकते हैं, यानी इंसिडेंटल आप किसी बंदे को जो कुछ सिखा दें, कुछ इस तरह इंसिडेंटल टाइप की सिचुएशंस होती है जिसमें आप किसी बंदे को जो है वो कोई फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन करा दें। इसके बाद है रोल इज़ अ क्लाइंट एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब देखें, एडवोकेट का मतलब ये है ना मरीज़ के बिहाफ पे बात करना। यानी जिस तरह एक एडवोकेट होता है, एक लॉयर होता है, तो किसी कोर्ट के अंदर वो हमारी बातें, हमारी जो कंसेप्ट होते हैं, हमारी जितनी भी
जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में शेयर करता है और हमारा केस जो है वो जितवाने की कोशिश करते हैं। यानी प्रॉब्लम्स हमारा होता है, आइडियाज़ हमारा होते हैं, बट वर्ड्स उस लायर्स के होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एडवोकेट। तो इसी तरह अगर हम एज ए क्लाइंट एडवोकेट रोल परफॉर्म कर लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो हमने पेशेंट के बिहाफ पे बात करना है। इफ़ एनी वन वायलेटिंग द राइट ऑफ द पेशेंट, तो हमने उसके बिहाफ पे बात करना है ताकि कोई भी बंदा पेशेंट के राइट को वायलेट ना करे। A client advocate is a person who speak up for or act on behalf of the client so as to protect him. यानी पेशेंट के लिए बोलना, पेशेंट के बिहाफ पे बोलना ताकि उसकी राइट को प्रोटेक्ट करे। इन दिस रोल द नर्स में रिप्रेजेंट द क्लाइंट नीड एंड विशेस टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल। यानी देखिए इसमें जितने भी जो है वो पेशेंट की नीड्स होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि बाकी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो भी उसके ऊपर अमल करें या हम उसको भी अंडरस्टैंड कराने समझाने की हम कोशिश कर लेते हैं। Advocacy empower client to be partner in the therapeutic process rather than passive recipient of care। यानी एडुकेसी एक मरीज को हेल्थ केयर जो थेराप्यूटिक प्रोसेस है उसका पार्टनर बना लेता है। यानी पार्टनर बनने का मतलब ये है कि देखिए अगर हम पेशेंट्स के बिहाफ पे बात करें तो पेशेंट इंटरेस्टेड होता है और वो इस थेराप्यूटिक प्रोसेस में ये जो ट्रीटमेंट की प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो एक्टिव्स बन जाते हैं रदर देन द पेसिव। पेसिव का मतलब ये ना कि पेशेंट जो है अगर जस्ट ये सोचे कि ये बंदा जो है वो मुझे केयर देता है, उसके साथ उस बंदे का मेरे साथ बाकी कोई इसी तरह का रिलेशन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पैसिव रिसिपिएंट। एक्टिव का मतलब ये है ना थेराप्यूटिक प्रोसेस में कि मरीज़ को ये पता चले कि ये बंदा मेरे बिहाफ़ पे बात करते हैं, ये बंदा मेरे जो है राइट्स के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करते हैं, तो वो एक्टिवली उस थेराप्यूटिक प्रोसेस का पार्टनर जो है वो मेंबर्स बन जाते हैं। द रिलेशनशिप दैट इनकरेज क्लाइंट एम्पावरमेंट इज़ वन ऑफ द म्यूचुअल पार्टिसिपेशन बाय क्लाइंट एंड नर्स। अब इसके बाद मरीज़ का जो हमारे नर्सेज़ होते हैं, जितने भी हमारी प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, उसके साथ एक जो है वो रिलेशनशिप बॉल्ड हो जाते हैं। मरीज़ इनकरेज हो जाते हैं, मरीज़ एम्पावर्ड हो जाते हैं और एक म्यूचुअल पार्टिसिपेशन नर्स और पेशेंट्स का बन जाता है, जिसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। क्लाइंट एंड फैमिलीज आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग गोल्स। और इसके बाद मरीज़ और उसकी जो फैमिलीज़ होती है, उसकी जो अटेंडेंट्स होती है, वो गोल्स के अंदर जितने भी गोल्स होते हैं ना हमारे हॉस्पिटल के अंदर, गोल्स हमारा क्या है? मरीज़ की प्रॉब्लम्स को आसान करना, ईज़ करना, इरेडिकेट करना, उसको ख़त्म करना, ये हमारा गोल्स है। तो उसको अचीव करने में आसानी जो है वो हमें मिल जाती है, उसमें हमें ईज़ीनेस जो है वो हमें मिल जाती है। Frequently, client and family do not communicate their concern to physician, but will do so to the nurse with whom a bond has been established। अब देखिए अक्सर जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उसकी फैमिली वो जितने भी फिजिशियंस होते हैं वो अक्सर अपनी कंसर्न अपनी इश्यूज उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन वो नर्सिस के साथ करते हैं क्योंकि नर्सिस के साथ उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिवेलप होता है। Nurse function as client advocate by listening and communicating the express concern to others healthcare providers and including those concerned into care planning। अब देखिए नर्स का जो फंक्शन है एज ए एडवोकेट, उसका मतलब यह है कि मरीज़ की प्रॉब्लम्स को सुनना, उसको बाकी लोगों के साथ शेयर करना, मरीज़ की जो कंसर्न्स होती है, आइडियाज़ होती है, थाट्स होती है, उसको बाकी लोगों के साथ शेयर करना ताकि मरीज़ की जो केयर का प्लान है, उस प्लान के अंदर उसको इंक्लूड करें ताकि वो एक इफ़ेक्टिव प्लान जो है वो बन जाए। इसके बाद रोल एज अ चेंज एजेंट। चेंज एजेंट का मतलब ये ना कि देखिए हमेशा हमने एक रिवॉल्यूशन लाना है, हमने जो है वो एक चेंज लाना है जहाँ पे भी हम काम कर लेते हैं, हमने चेंज लाना है मरीज़ की बिहेवियर के अंदर, हमने चेंज लाना है मरीज़ की जो है वो रिकवरी के अंदर हमने चेंज लाना है, मरीज़ की जितनी भी जो है वो कोपिंग्स होती है उस कोपिंग के अंदर जो है वो हमने चेंज लाना है ताकि मरीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से डील करे। Nurses who function in the role of change and agent recognize that change is a complex process। अब देखिए जो नर्स एज ए चेंज एजेंट काम करता है उसको पता होनी चाहिए कि चेंज एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना बिहेवियर कैन नेवर चेंज, इंसान की बिहेवियर को चेंज करना या कोई अचानक किसी डिपार्टमेंट के अंदर चेंज लाना ये आसान नहीं है, ये कम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स है क्योंकि चेंज इंसान खुद नहीं ला सकता। चेंज लाने के लिए आपको दूसरे लोगों की सपोर्ट चाहिए, दूसरे लोगों की हेल्प चाहिए।
द नर्स चेंज एजेंट इज प्रोएक्टिव, यानी टेक द इनिशिएटिव टू मेक चेंज हैपन। यानी ये चेंज एजेंट का जो काम है ये एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है, यानी इनिशिएशन लेना है, कोई स्टेप लेना है। स्टेप के बगैर चेंज इंसान नहीं ले सकता। यानी जब भी देखिए कोई बंदा कोई कैरियर का आगाज़ करते तो उस कैरियर के लिए उसने कोई स्टेप लेना है। अगर वो स्टेप नहीं लेता तो वो आगे नहीं जा सकता। रदर देन रिएक्टिव यानी रिस्पॉन्डिंग टू थिंग आफ्टर दैट हैपन, यानी इस तरह नहीं है कि एक काम हो जाए और जो हम उसके बाद उसको जो है वो रिस्पॉन्स दे दें। नो, कोई काम स्टार्ट करने से पहले हम स्टेप ले लें, हम प्रोएक्टिव हो जाए, यानी एक्टिव बिफोर एनी मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रोएक्टिव रदर देन रिएक्टिव। यानी रिएक्टिव का मतलब एक काम हो गया और इसके बाद हम सोचते हैं कि ये इस तरह होनी चाहिए, उस तरह होनी चाहिए था ना, इस तरह नहीं होनी चाहिए। चेंज एक प्रोएक्टिव मैकेनिज्म है। बिफोर एनी स्टेप वी मस्ट थिंक दैट हाउ वी ब्रिंग फ्रूटफुल चेंज इन दैट मैकेनिज्म, तो उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव। चेंज शुड नॉट बी डन इन अ रैंडम मैनर, चेंज रैंडम भी नहीं होनी चाहिए। चेंज के लिए देखिए आप मरीज की हेल्थ के अंदर या लेट सपोज मरीज का कोई बिहेवियर है, माल बिहेवियर है उसका, उसके अंदर आप चेंज लाना चाहते हो, तो ये रैंडम मैकेनिज्म्स नहीं है, स्कैटर्ड नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसीजर के थ्रू, एक प्लान के थ्रू जो है वो होता है। इट शुड बी प्लान केयरफुली एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ डिलिब्रेट वे टू फैसिलिटेट द क्लाइंट प्रोग्रेस। यानी ये प्लान होनी चाहिए, ये केयरफुली प्लान होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि उसके थ्रू मरीज़ की जो प्रोग्रेस होती है, मरीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर जो है अच्छी तरीके से रिकवरी जो है वो आ जाए और मरीज़ की जो भी बिहेवियर है उसके अंदर अच्छी तरीके से एक फ्रूटफुल जो है वो चेंज आ जाए। इसके बाद रोल एज अ टीम मेंबर। एज ए टीम मेंबर का मतलब यह है कि देखिए अक्सर जब हम ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो हम एक वार्ड का, हम एक यूनिट का मेंबर्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो सीसीयूज के अंदर काम करते हैं, तो सीसीयू के अंदर वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, इंटरवेंशनल जो है वहाँ पे होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसके अलावा जो है वहाँ पे ईसीजीज जो है वो टेक्नीशियंस होते हैं, इको टेक्नीशियंस होते हैं। इसके अलावा वार्ड अर्दली सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे लोग वहाँ पे काम कर लेते हैं। तो उसमें हमने एज ए टीम मेंबर काम करना है। तो हमने किस तरह उन लोगों के साथ काम करना है, या जिस तरह एक नर्स है फॉर एग्जांपल ओटी के अंदर काम कर रही है, तो उस ओटी के अंदर वहाँ पे सर्जन होते हैं, एनेस्थीसिस्ट होते हैं, ओटीए होते हैं, तो उसके साथ उसने एज ए टीम मेंबर जो है, एज ए मेंबर ऑफ द टीम वो काम करने, तो उसको हम कहते हैं रोल एज अ टीम मेंबर। यानी अ वाइटल रोल ऑफ द नर्स इज दैट ऑफ टीम मेंबर। हमारा ये बुनियादी रोल है कि हम टीम मेंबर में काम करेंगे, यानी इंडिविजुअल हम काम नहीं कर सकते। वी मस्ट बी द पार्ट ऑफ एनी टीम whenever we work inside or outside of the hospital. The nurse does not function in isolation but rather work with other member of the healthcare team। यानी जिस तरह मैंने बात की कि हम अकेले आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, हम हमेशा किसी टीम का हिस्सा होंगे। कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड द नर्स टू यूज इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स एंड प्रमोट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अब देखिए अगर हम कोलैबोरेशंस करते हैं दूसरे लोगों के साथ, अगर हम एज ए टीम मेंबर काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल यानी इंटर मीन्स इन बिटवीन टू पर्सन, यानी बाकी लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना, उसके साथ किस तरह बात करना, उसके साथ किस तरह मिलना, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। तो ये भी, और उसके अलावा प्रमोट्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी पेशेंट्स की जो केयर्स होती है उसको हमने कंटिन्यू रखना है, और इंटरपर्सनल बिहेवियर भी हमने अच्छी तरीके से जो है वो इम्प्रूव करना है ताकि हम अच्छी तरीके से एक टीम का सेटिस्फैक्ट्री मेंबर बन जाए। दे यूज देयर प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एप्लीकेबल टू प्रोमोटिंग हेल्थी रिलेशनशिप विथ क्लाइंट एंड कोलीग। अब देखिए जब भी हम प्रोफेशनल और एक स्किलफुल कम्युनिकेशंस के साथ जब हम पेशेंट्स के साथ मिलते हैं, अपनी कोलीग के साथ मिलते हैं, तो उसकी वजह से एक हेल्थी रिलेशनशिप जो है वो प्रमोट होता है। यानी मतलब है ना कि जब हम अपने प्रोफेशनल लोगों के साथ मिलते हैं, नर्सिस के साथ मिलते हैं, डॉक्टर के साथ मिलते हैं, एनेस्थीसिस्ट के साथ मिलते हैं, या पेशेंट की अटेंडेंट के साथ मिलते हैं, तो हमने एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ और प्रोफेशनल वे के साथ हमने उसके साथ बात करना है ताकि उसका और हमारा आपस में एक अच्छा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो बाइल्ड अप हो जाए। इसके बाद रोल एज अ रिसोर्स पर्सन। द नर्स फंक्शन एज अ रिसोर्स पर्सन बाय प्रोवाइडिंग स्किल्ड इंटरवेंशंस एंड इंफॉर्मेशन। यानी रिसोर्स पर्सन का मतलब यह है कि वी मस्ट बी द सोर्स ऑफ इंटरवेंशन, वी मस्ट बी द सोर्स ऑफ हाई स्किल्स एंड वी मस्ट बी द सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी एक नर्स सोर्स होना चाहिए, एक मंबा होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, स्किल का और डिफरेंट इंटरवेंशंस का। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग रेफरल इज नीडेड आल्सो फॉल अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ दिस रोल। अब देखिए इसमें हमने मरीज, अब देखिए अगर हमें अपने रिसोर्सेज का, अपनी स्किल्स का अगर हमें पता है, तो इसके बाद मरीज को हम उसकी नीड के मुताबिक रेफ़र भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑस्पिशियस रोल है।
यानी ये इस तरह नहीं है कि हम जो है वो हर फन मौला है, मरीज़ का हर एक चीज़ हमें आता है, नो। कुछ नीड इस तरह होती है ना जो हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो मरीज़ को हमने जो है वो रेफ़र करना है टुवर्ड्स एनी अदर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। नर्सेज़ मस्ट कंसिडर द क्लाइंट स्ट्रेंथ, एक्सेस टू रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। अब देखिए नर्स को एक नर्स को चाहिए कि वो मरीज़ की स्ट्रेंथ को समझे और मरीज़ की जो एक्सेस होती है रिसोर्स तक, जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज अवेलेबल है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, सोशल रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंटल। तो इन सब चीज़ों को हमने देखना है। ये नहीं, जब हम एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमने एक मरीज़ की फाइनेंशियल स्टेटस को देखना है। एक मरीज़ की इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज़ को हमने देखना है कि मरीज़ के पास इल्म कितना है। मरीज़ की सोशल जो है वो हमने रिसोर्सेज़ को देखना है। मरीज़ की एनवायरमेंटल रिसोर्सेज़ को हमने देखना है। तो इन सब चीज़ों को हमने अपनी केयर के अंदर इंक्लूड करना है। मरीज़ की रिसोर्सेज़ को हमने अंडरस्टैंड कराना है एंड आफ्टर दैट जो है वो वी प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी केयर टू द पेशेंट। इसके बाद रोल एज़ अ लीडर। रोल एज़ अ लीडर का मतलब यह है कि देखिए नर्सिंग के अंदर व्हेन वी स्टार्ट आवर करियर, तो कुछ जो है वो हमारी रोल्स होंगे एज ए चार्ज नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग मैनेजर, एज ए नर्सिंग सुपरवाइज़र, एज ए नर्सिंग डायरेक्टर्स। तो अगर आप एक नर्सिंग डायरेक्टर्स है, अगेन यू आर द लीडर ऑफ द टीम, यानी आपके नीचे नर्सिस काम करेंगे। अगर आप एक प्रिंसिपल्स है तो आपके पीछे एक इदारा काम करेगा। अगर आप एक टीचर्स है तो आपके पीछे स्टूडेंट काम करेंगे। अगर आप इवन एक वार्ड के अंदर भी अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप लीडर है। हो सके कि वहाँ पे आप टीएल है, टीम लीडर जिसको हम कहते हैं। तो देखिए लीडर के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसके अंदर जो है वो स्ट्रांग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसकी स्ट्रांग मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। अ लीडर इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क। एक लीडर बाकी लोगों को राग़िब करता है, बाकी लोगों को मोटिवेट करता है कि वो काम करें टुगेदर। यानी बाकी लोगों को वो एक्टिवेट करते हैं कि वो एक साथ काम करें टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल, एक मकसद को हासिल करने के लिए। यानी लीडर बाकी लोगों को मोटिवेट करता है कि आप लोगों ने मिलना है और एक गोल अचीव करना है। द लीडर रोल कैन बी एम्प्लॉयड एट डिफरेंट लेवल, इंडिविजुअल, क्लाइंट, फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लाइंट, कुलीग और द कम्युनिटी। अब देखिए जो हमारा रोल है एज ए लीडर, वो एक मरीज़ का भी हो सकता है कि मरीज़ को हम मोटिवेट करें, मरीज़ के हम लीडर है। इसके अलावा एक फैमिली को भी हम लीड कर सकते हैं, एक फैमिली को भी हम लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ क्लाइंट है, एक वार्ड के अंदर जो मरीज़ है हम उसको लीड कर सकते हैं। अपने कोलीग में से भी हो सकते हैं कि आप टीएल है, आप हेड नर्स है, नर्सिंग सुपरवाइज़र है, आपके पीछे जो है वो नर्सिंग ऑफिसर्स काम करते हैं, तो आप भी उसके लीडर है। इसके अलावा एक कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटीज़ है, आप उसके जो है वो लीडर हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि एक लीडर बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल करे। इफेक्टिव लीडरशिप इज़ अ लर्न प्रोसेस। अब देखिए जो लीडरशिप की एबिलिटीज़ है, ये एक लर्न प्रोसेस है। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना, लीडर जो है वो बर्न होते हैं, लीडर पैदा होते हैं। यानी लीडरशिप जो है एक बंदे के अंदर जो है, ये इस तरह नहीं है कि आपको जो है विरासत में मिले लीडरशिप, नो। लीडरशिप जो है विरासत में नहीं मिलता। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप विरासत में मिलता है। एक पार्टी जो है अगर उसका बाप है तो उसके बेटों से उसकी उसकी बेटियों को इस तरह लीडरशिप मिलती है। लीडरशिप जो है वो इसी तरह विरासत में नहीं मिलता। लीडरशिप लर्न करना होता है। लीडरशिप जो है वो एक इनेट एबिलिटीज़ है एक इंसान के अंदर। अगर वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुआ है तो ये एक इंसान की नेचुरल एबिलिटी है। रिक्वायरिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स एंड गोल्स दैट मोटिवेट पीपल। यानी एक लीडर जो है उसके पास लोगों की नीड्स का और गोल्स का जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लोगों की मोटिवेशन की स्किल्स होनी चाहिए कि लोगों को किस तरह मोटिवेट करें। द नॉलेज टू अप्लाई द लीडरशिप स्किल्स एंड द इंटरपर्सनल स्किल्स टू इन्फ्लुएंस अदर। अब देखिए लीडरशिप में एक बंदा जो है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए लीडरशिप स्किल्स का। यानी उसको पता होनी चाहिए कि मैं लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस करूँ, मैं किस लोगों को किस तरह मोटिवेट करूँ ताकि हम कोई जो है कोई गोल्स हासिल करें, कोई एम्स हासिल करें या कोई हमारा जो टारगेट है उसको हम हासिल करें। तो देखिए इसके लिए एक बंदे को लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर और उसको अपने अंदर लीडरशिप की जितनी भी स्किल्स है और इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी लीडरशिप मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। अगर एक लीडर है और उसका कम्युनिकेशंस जो है वो ठीक नहीं है या कम्युनिकेशंस के अंदर उसका कोई बैरियर है तो वो लीडर नहीं हो सकता। इफेक्टिव लीडर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। इसके बाद है रोल एज अ रिसर्चर।
रिसर्च यानी सर्च का मतलब ये तलाश करना, इन्वेस्टिगेट करना। रिसर्च का मतलब ये सर्चिंग अगेन। तो देखिए हमारे रोल एज ए रिसर्चर भी है, जिस तरह हम बैचलर लेवल पे, मास्टर लेवल पे, पीएचडी लेवल पे हम रिसर्च करते हैं, हम जो है हम डिसर्टेशंस करते हैं, हम थीसिस कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो मल्टीपल नॉलेज होनी चाहिए। नर्स रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट हु स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। यानी जितने भी नर्सिस रिसर्चर है, ये साइंटिस्ट है, ये तलाश करते हैं डिफरेंट हेल्थ के अंदर, बीमारियों के अंदर और हेल्थ सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अंदर जितनी भी जो है ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे रिसर्च, जहाँ पे वैलिडेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसको एलाबोरेट करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। बाय डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग साइंटिफिक स्टडीज़ दे लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव हेल्थ। यानी मल्टीपल साइंटिफिक जो स्टडीज़ है, जो साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशंस है, डिफरेंट इन्वेंशंस है, वो इसलिए जो है वो परफॉर्म होते हैं ताकि हम इम्प्रूव करें इस हेल्थ के निज़ाम को, हेल्थ केयर सर्विसेज को और इसके अलावा हेल्थ केयर आउटकम को। तो हेल्थ केयर आउटकम को, हेल्थ केयर सर्विसेज को और हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमें साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए, साइंटिफिक इन्वेंशंस हमें करनी चाहिए, ताकि उसकी वजह से मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँच जाए। इसके बाद ये रोल एज ए कम्युनिकेटर। As a communicator, the nurse understand that effective communication techniques can help improve the healthcare environment. अब देखिए कम्युनिकेटर्स का मतलब ये ना कि अगर हम अच्छी तरीके से लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करें, मरीज़ के साथ कम्युनिकेट करें, अपनी आइडिया उसके साथ शेयर करें, अपनी कुलीग के साथ कम्युनिकेट करें, तो हम एक अच्छे इन्वायरमेंट को और जो हेल्थ केयर सिस्टम का इन्वायरमेंट है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन इनहेबिट द हेलिंग प्रोसेस। अगर बैरियर है कम्युनिकेशंस के अंदर, तो वो हीलिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एक मरीज़ के साथ हम मिलते हैं, उसके साथ हम बात करते हैं, लेकिन मरीज़ की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो दिस इज़ अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। या एक मरीज़ जो है, उसको हमारी बात जो है वो समझ में नहीं आती, तो दिस इज़ अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन और उसकी वजह से मरीज़ की जो प्रॉब्लम्स है, उसकी आइडेंटिफ़िकेशन में, उसके डायग्नोसिस में जो है, वो हमें दुश्वारी फ़ील होती है और हम अच्छी तरीके से मरीज़ की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। द नर्स हैज़ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर एज़ वेल एज़ अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम। हमें चाहिए कि हम इफेक्टिव तरीके से मरीज़ के साथ जो है कम्युनिकेट करें, मरीज़ की फैमिली के साथ कम्युनिकेट करें और अपने बाकी कुलीग के साथ हम अच्छी तरीके से जो है वो हम कम्युनिकेट करें। हम एक इफेक्टिव वे के साथ हम उसके साथ अपनी आइडियाज़, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसके साथ शेयर करें। In addition, the nurse is responsible for written communications or patient chartings, which is a key component to continuity of care. अब देखिए कम्युनिकेशंस ये भी नहीं है कि हम एक बंदे को वर्बली कुछ बता दें, नो। कम्युनिकेशंस ये भी है कि आप मरीज़ की चार्ट के ऊपर अच्छी तरीके से उसकी डेटा पुट करें, मरीज़ की जितनी भी जो है कंप्लेंट्स होती है, पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकेशन की जो हिस्ट्री, वाइटल साइंस की जो हिस्ट्री है, उसको अच्छी तरीके से उस चार्ट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट करें। तो उसको भी हम कहते हैं कम्युनिकेशन। यानी ये नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन अगेन दिस इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन कि अगर कोई बंदा उस चार्ट को देखे, तो उसके साथ हमारी आइडियाज़, जितनी भी हमने पेशेंट की वाइटल साइंस ली है, वो उसके साथ हम नॉन वर्बल वे के साथ जो है वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद ये रोल इज़ अ डिसीजन मेकर। As a decision maker to useful is to use critical thinking skill to make decision, set goal and promote outcome for a patient. अब देखिए डिसीजन मेकर का मतलब यह है कि हम कुछ क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमें चाहिए कि हम एक पेशेंट्स को जो है वो हम डिसीजन दे दें, एक पेशेंट के लिए जो है वो हम गोल्स बना लें, ताकि उस पे उसकी पेशेंट की जो आउटकम्स होती है वो इम्प्रूव हो जाए। यानी डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है। अगर एक पेशेंट को हम कोई डिसीजन दे रहे हैं या हम अपने कोलीग को कोई डिसीजंस दे रहे हैं, तो उसमें हमें क्रिटिकल थिंकर्स होनी चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से मरीज़ को डिसीजन दे दें और उसकी जो भी गोल्स होते हैं उसको हम सेट करें। मरीज़ की जो इंटरवेंशंस होते हैं अच्छी तरीके से हम वो सेट करें, ताकि उससे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो एक पेशेंट को पहुँच जाए। दिस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंक्लूड असेसिंग द पेशेंट। अब इस क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के अंदर इंक्लूड है मरीज़ को असिस करना, मरीज़ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, अच्छी तरीके से फ्रॉम हेड टू टू मरीज़ को ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। अब असेसमेंट तो आपने की, असेसमेंट के बाद आपको पेशेंट की प्रॉब्लम्स का पता होनी चाहिए। इसके बाद प्लानिंग, यानी एक प्लान करना चाहिए कि मुझे एक प्रॉब्लम्स मिला, उस प्रॉब्लम्स को मैंने किस तरह जो है वो इरेडिकेट करना है, उसके लिए कोई प्लान करना चाहिए। और उसके बाद जो प्लान आपने बनाया हुआ है, उस प्लान को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन।
एंड इवल्वेशन इन्वॉल्वेटिंग द आउटकम, और लास्ट में जो प्लान आपने सेट किया था, जिसको आपने फिर इम्प्लीमेंट भी किया, और लास्ट में फिर उसको जो है इवल्वेट भी करना चाहिए। इवल्वेट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो डिसीजंस हमने पेशेंट्स को दिया था, जो प्लान हमने पेशेंट के लिए सेट किया था, वो इफेक्टिव था या नहीं था। अगर इफेक्टिव नहीं था तो हमने उसके अंदर चेंजेस लाना है, अगर वो इफेक्टिव था तो दूसरे पेशेंट के लिए ऊपर भी हमने वो वाला प्लान जो है वो अप्लाई करना है। A nurse use clinical judgment, his her own ability to discuss what is best for the patient to determine the best course of actions for the patient। यानी हमें जो है वो क्लिनिकल जजमेंट के टाइम पे जो है वो हमने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने, हमने अपने नॉलेज इस्तेमाल करने, ताकि हम एक पेशेंट को बेस्ट डिसीजन दे दे, ताकि उसकी वजह से मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुंच जाए। So this was about the different roles that a nurse can perform inside the hospital, outside of the hospital. I hope that we have explained in each and every point in a very great way. Again, if any student has any questions regarding the above concepts, they can ask in the comment section. I hope the concept will be clear. Okay, thank you.